माया जाल। अब तक आपने देखा कि रघुनाथ और आरव कमरा नंबर 13 में कैसे फंस जाते हैं। अब आगे सुनाई दी। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। वह हमारे पास है। अचानक आरव की टॉर्च अपने आप जल उठी। हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसी रोशनी में मोहन की परछाई उनके बहुत करीब खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम हमसे क्या चाहते हो? मोहन की आंखें धीरे धीरे रघुनाथ की तरफ मुड़ी। मोहन भारी आवाज में, मुझे याद है वो रात। कमरे की दीवारों पर अचानक एक धुंधला दृश्य बनने लगा। उस दृश्य में एक आदमी, मोहन, दरवाजा पीट रहा था। ठक ठक ठक। वह जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। दीवार पर मोहन की आवाज, दरवाजा खोलो, यहां कुछ अजीब हो रहा है। दूसरी तरफ रघुनाथ खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दीवार पर रघुनाथ की आवाज, शांत हो जाओ, सुबह होने दो। लेकिन मोहन दरवाजा पीटता रहा और धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होती गई। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। रघुनाथ के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं डर गया था, मुझे लगा तुम पागल हो गए हो। मोहन की परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। मैं मदद मांग रहा था और तुमने ताला लगा दिया। अचानक फर्श पर बने खरोंच के निशान चमकने लगे, जैसे उनमें कोई अजीब ऊर्जा दौड़ रही हो। ये जगह बदल रही है। कमरे की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। ये उसका गुस्सा है। मोहन की आवाज और भारी हो गई। अब तुम भी वही महसूस करोगे जो मैंने किया था। अचानक फर्श के बीच में हल्की दरार बनने लगी। पहले एक छोटी सी रेखा, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रघुनाथ, नीचे देखो। फर्श की दरार से ठंडी हवा ऊपर आने लगी, जैसे नीचे कोई गहरा अंधेरा छिपा हो। ये पहले कभी नहीं हुआ। अचानक दीवार पर एक नया वाक्य उभरने लगा। धीरे धीरे शब्द साफ दिखाई देने लगे। तुम अकेले नहीं जाओगे। इसका क्या मतलब है? मोहन की परछाई अब और बड़ी हो गई थी। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। अब एक और आएगा। ये सुनते ही अचानक कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई तीसरा इंसान गलियारे में चल रहा हो। क्या यहाँ कोई और भी है? कदमों की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा छाया रहा। फिर दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अजनबी आवाज, कोई है अंदर? आरव और रघुनाथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इतनी रात को यहाँ कौन आ सकता है? मोहन की परछाई धीरे धीरे दरवाजे की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अब तीसरा भी आ गया। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर गलियारे में एक अजनबी आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। हाथ में एक छोटा बैग था और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं, जैसे वह किसी के वश में हो। कमरे के अंदर खड़े आरव और रघुनाथ डर से जमे हुए थे। आप कौन है? अजनबी आदमी कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अजनबी आदमी धीमी आवाज में, मैं रास्ता भटक गया हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसमें अजीब खालीपन था, जैसे वह खुद नहीं जानता
कि वह यहाँ कैसे आया। ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन अजनबी आदमी जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रुको, अंदर मत आओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अजनबी आदमी कमरे के अंदर आ चुका था और उसी पल धड़ाम दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। अजनबी आदमी हैरान होकर ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया। अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई। मोहन की परछाई धीरे धीरे अजनबी आदमी के पीछे प्रकट होने लगी, लेकिन वो आदमी उसे देख नहीं पा रहा था। आपके पीछे कोई खड़ा है। अजनबी आदमी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अजनबी आदमी, वहां तो कोई नहीं है। उसी समय फर्श में बनी दरार और बड़ी हो गई। अब वो दरार इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि उसके अंदर गहरा अंधेरा साफ दिखाई दे रहा था। उस अंधेरे से ठंडी हवा और धीमी हंसी। ये वही जगह है जहाँ उसकी आत्मा फंसी थी। मोहन की परछाई अब पूरी तरह अजनबी आदमी के पीछे खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ अजनबी आदमी के कंधे पर रख दिया। अचानक अजनबी आदमी के शरीर में झटका आया। उसकी आंखें और ज्यादा खाली हो गईं। मुझे ठंड लग रही है। आरव ने डरकर रघुनाथ की तरफ देखा। ये उसे अपने वश में कर रहा है। मोहन की परछाई धीरे धीरे उस आदमी के अंदर समाने लगी, जैसे कोई धुंध किसी शरीर में घुस रही हो। अगर वो पूरी तरह उसके अंदर चला गया तो यह आदमी कभी बच नहीं पाएगा। अचानक कमरे की दीवारों पर फिर से पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। मोहन दरवाजा पीट रहा था, चीख रहा था और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। दीवार से आवाज, मुझे बाहर निकालो। यह दृश्य देखकर अजनबी आदमी अचानक जोर से चिल्लाया। अजनबी आदमी, मुझे यहां से बाहर निकालो। अब उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे वह भी उसी डर को महसूस कर रहा हो जो मोहन ने महसूस किया था। नहीं, हम इसे ऐसे नहीं होने देंगे। आरव ने जल्दी से कमरे के चारों तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि इस कमरे का डर मोहन के गुस्से से जुड़ा हुआ है। अगर उसका गुस्सा खत्म हो जाए तो शायद ये सब रुक सकता है। सुनो, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इस आदमी का कोई दोष नहीं है। कुछ पल के लिए कमरे की हवा शांत हो गई। मोहन की परछाई अजनबी आदमी के शरीर से थोड़ा पीछे हट गई। कोई दोषी नहीं था। रघुनाथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुनाथ रोते हुए, दोषी मैं हूँ, सिर्फ मैं। ये सुनते ही कमरे की दीवारें फिर से कांपने लगी। फर्श की दरार और चौड़ी हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा उस गड्ढे में गिरने वाला हो। और तभी अचानक फर्श का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। अजनबी आदमी का पैर फिसला और वह धीरे धीरे उस अंधेरे गड्ढे की तरफ खिंचने लगा। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, मुझे बचाओ। आरव बिना देर किए उसकी तरफ दौड़ा। मेरा हाथ पकड़ो। अजनबी आदमी ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अंधेरे गड्ढे के अंदर से जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही थी। रघुनाथ, जल्दी आओ, मदद करो। रघुनाथ भी दौड़ कर आया। उसने भी अजनबी आदमी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब दोनों मिलकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये हमें नीचे खींच रहा है। उसी समय मोहन की परछाई फिर से गड्ढे के ऊपर दिखाई दी।
उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। तुमने मुझे भी ऐसे ही अकेला छोड़ा था। कमरे की दीवारें जोर जोर से कांपने लगी। छत से धूल और छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा किसी भी पल ढह सकता है। आरव मोहन से चिल्लाकर, बस करो, ये आदमी निर्दोष है। मोहन की आंखें धीरे धीरे आरव की तरफ मुड़ी। अगर तुम उसे नीचे गिरा दोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। गड्ढे से आती ठंडी हवा थोड़ी धीमी पड़ गई। शांति। रघुनाथ अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रघुनाथ रोते हुए, मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। उसकी आवाज टूट रही थी। अगर उस रात मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो तुम आज जिंदा होते। ये सुनकर मोहन की परछाई कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। उसके चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। रघुनाथ हाथ जोड़कर, मैं हर दिन इस गलती के साथ जी रहा हूं, मुझे माफ कर दो। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ अजनबी आदमी की कमजोर होती सांसें सुनाई दे रही थी। अजनबी आदमी, कृपया मुझे ऊपर खींचो। आरव और रघुनाथ ने फिर पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे अजनबी आदमी का शरीर ऊपर आने लगा। उसी समय मोहन की परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसका चेहरा अब पहले जैसा गुस्से से भरा नहीं था। मैं बहुत सालों तक अकेला रहा। उसकी आवाज अब दर्द से भरी हुई थी, गुस्से से नहीं। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें आजाद होने का समय मिल गया है। मोहन की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे वो पहली बार शांति महसूस कर रहा हो। शायद अब समय आ गया है। अचानक कमरे में तेज सफेद रोशनी फैल गई। गड्ढे से आती ठंडी हवा धीरे धीरे बंद होने लगी। फर्श की दरार खुद ब खुद भरने लगी। कुछ ही सेकंड में गड्ढा पूरी तरह बंद हो चुका था। अजनबी आदमी अब सुरक्षित फर्श पर पड़ा हुआ था। अजनबी आदमी थकी आवाज में, मैं बच गया। मोहन की परछाई अब धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और अगले ही पल वो पूरी तरह गायब हो गया। कमरे की दीवारें शांत हो गई। हवा सामान्य हो गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से हल्की सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। सब खत्म हो गया। तीनों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आए। गलियारा अब बिल्कुल शांत था। कमरा नंबर 13 अब साधारण लग रहा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। आज के बाद ये कमरा हमेशा के लिए बंद रहेगा। आरव नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। कमरा नंबर 13 का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर जैसे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। अब मुझे शांति मिल गई। उस रात के बाद शांति लॉज में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को कमरा नंबर 13 के अंदर रखी पुरानी कुर्सी हल्के से हिलती हुई दिखाई देती है। माया जाल।